एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद हिमांशु। आज के वीडियो लेक्चर पार्ट 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम हर बार की तरह टॉप 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इस बार भी आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अ बैलेंस शीट शोज ओनली पर्सनल अकाउंट्स। ऑप्शन ए, बैलेंस शीट में क्या चीज शो किया जाता है? क्या ऑप्शन ए कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन बी कह रहा है रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी कह रहा है पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट, ऑप्शन डी कह रहा है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट तीनों, है ना? तो आप बताइए। देखिए, बैलेंस शीट में सिर्फ दो ही अकाउंट शो होता है, एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है रियल। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर है। नॉमिनल अकाउंट को हम बैलेंस शीट में नहीं शो करते क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है लाभ और हानि। मतलब नॉमिनल अकाउंट एक तरीके से सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को देखता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का मैटर हो गया। लेकिन अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में पर्सनल अकाउंट भी शो होता है, ठीक है, और बैलेंस शीट में रियल अकाउंट का मतलब जितनी भी एसेट्स हैं, है ना, तो बैलेंस शीट में रियल अकाउंट भी शो होता है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट इज शोन एट द, है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को हम कहाँ दिखाते हैं? ऑप्शन ए डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, है ना, ऑप्शन सी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और क्या कह रहा है ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो यहां पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखो होता क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर क्या है? डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर अकाउंट एक तरीके का फिक्टिटियस एसेट्स होता है। आप जाइए अभी पढ़िए कि फिक्टिटियस एसेट्स क्या होता है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो फिक्टिटियस एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट जो नाम से एसेट्स है लेकिन रियल में वो एसेट्स नहीं होता है ना, उसे हम बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट्स, है ना। फिक्टिटियस एसेट्स का दूसरा नाम, एक और नाम है जिसको बोलते हैं नॉमिनल एसेट्स, है ना। तो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आप इसको पता करके, ये आपका होमवर्क है, आप और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो 47 का बी राइट आंसर है। आइए 48 पे चलते हैं। 48 हमारा क्या है? 48 कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। डी इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, द न्यू रेशियो विल बी, है ना। अगर ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका रेशियो 4:3:2 है, डी एक नया पार्टनर आ रहा है 1/10 शेयर के लिए, तो न्यू रेशियो क्या होगा? बहुत ईजी है। आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप चैप्टर, उसमें आपको न्यू रेशियो निकालने आना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, मान लिया कि पूरे फर्म का प्रॉफिट क्या है? 1 है। पूरे फर्म का प्रॉफिट क्या है? 1 है, ठीक है। और डी जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना शेयर लेकर के आ रहा है? 1/10। तो 1 माइनस 1/10 कर दीजिए। अब बताइए, डी अगर पूरे फर्म के 1 प्रॉफिट में से 1/10 अपना हिस्सा ले लेगा तो फर्म के पास अब कितना प्रॉफिट बचेगा? 9/10 बचेगा। कितना बचेगा? 9/10। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? डी ने तो अपना हिस्सा अलग कर लिया पूरे फर्म के, माना मैंने पूरा फर्म का प्रॉफिट 1 है और डी का हिस्सा 1/10 है, तो डी ने अगर अपना हिस्सा अलग कर लिया तो कितना शेयर और बचेगा? 9/10 शेयर और बचेगा प्रॉफिट का। इसी 9/10 में ए भी हिस्सा लेगा, इसी 9/10 में बी भी हिस्सा लेगा और इसी 9/10 में सी भी हिस्सा लेगा। तो मुझे बताइए ए का कितना होगा? ए का शेयर कितना है? 4:3:2, जिसमें ए का शेयर होगा 4/9, क्योंकि 4:3:2 को अगर आप ऐड करेंगे तो 9 होगा। 4 + 3 + 2 मतलब 9 हो गया, तो 4/9। अगर ए का हमें निकालना हो तो 9/10 मल्टीप्लाई बाई कितना करना पड़ेगा? 4/9 करना पड़ेगा, है ना। तो ए का हिस्सा आ जाएगा, कितना आ जाएगा मुझे बताइए जरा? 36 एक सेकेंड, स्क्रीन मुझे छोटी पड़ रही है क्योंकि ये MCQ सीरीज है और इसको मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर रहा हूँ। चलिए आइए देखिए, 1 - 1/10, 1 - 1/10, तो ये 9/10 आ जाएगा। 9/10 मल्टीप्लाई बाई, जब ए का निकालेंगे तो कितना करेंगे? 4/9 कर लेंगे। बी का निकालने के लिए 9/10 मल्टीप्लाई बाई 3/9 कर लेंगे, है ना, 3/9 कर लेंगे। इसी तरीके से सी का निकालने के लिए 9/10 मल्टीप्लाई बाई 2/9 कर लेंगे, ठीक है। फाइनली आपका जो आंसर आएगा, मैं आंसर बता रहा हूँ,
करना आपको अपने से, आप रफ कॉपी पेन वगैरह लेकर के आप खुद करिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फाइनली जो इसका आंसर निकलेगा वो आएगा 4:3:2:1, है ना, ऑप्शन सी हमारा जो राइट आंसर। क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैंने बता दिया कैसे करना है। पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मानिए और जो नया प्रॉफिट का शेयर, नया पार्टनर का जो शेयर है उसको माइनस करिए, तो रिमेनिंग बचेगा, मतलब रिमेनिंग शेयर बचेगा प्रॉफिट का, वो 9/10 आएगा और उसी 9/10 में जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपना अपना हिस्सा लेंगे। ठीक, तो न्यू रेशियो आपका बन के तैयार हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट धमाका क्या है। 49, ये भी न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है। कह रहा है कि अगर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो 30,000 है, कितना है 30,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12% है, तो बताइए कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट क्या होगा। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, हमको यहाँ पर निकालना है कितना बिजनेस में कैपिटल लगा है। अगर हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट 30,000 है और नॉर्मल रेट जो है प्रॉफिट कमाने का वो है 12%, तो कितना बिजनेस में कैपिटल लगा बताइए। तो कैपिटल इंप्लाइड का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल प्रॉफिट, कितना एक्चुअल प्रॉफिट है, क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल प्रॉफिट है 30,000, एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, तो 12 कर दीजिए, है ना। तो क्या फॉर्मूला बन गया, एक्चुअल प्रॉफिट लिखा हमने 30,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फार्मूला बन गया कैपिटल इंप्लाइड का। तो ये करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 2,50,000। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है वो है राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप सेटिस्फाइड होंगे। चलिए फॉर्मूला जरूर याद करिए, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फॉर्मूला यहाँ पे दिया भी गया है। कैपिटल इंप्लाइड बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 रेट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो 30,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट ही आएगा। चलिए अब हम 53 को देखते हैं। 53 में क्या है, ARS प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एज ऑन 1 जनवरी 2012 6,000, है ना। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया गया 1 जनवरी 2012 को, जो कि कितने का था, आपके 6,000 रुपये का था, है ना। और 2012 ड्यूरिंग द ईयर 2012 जो हमारा डेप्ट्स रिटर्न ऑफ किया गया वो राइट ऑफ किया गया 1,200 रुपये का। टोटल डेप्टर्स हमारे पास 31 दिसंबर 2012 को थे 80,000 का। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स टू बी मेड 5%, मतलब हर साल इनको 5% का बनाना ही है। तो ये कैसे होगा, देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स थोड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है ना। तो ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक है और इसको अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 तारीख को 6,000 रुपये का बैड डेप्ट्स है पहले से, है ना। 6,000 रुपये का प्रोविजन हमने कर रखा है पहले से, ठीक है, हमने 6,000 लिख लिया। अब मुझे बताइए ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए डूब जाए, कितने रुपए का बैड डेप्ट्स राइट ऑफ हो गया, सर 1,200 रुपये डूब गए, 1,200 का राइट ऑफ करना होगा। तो 6,000 में से मुझे आप बताइए 1,200 घटा दीजिए, है ना। तो आपके पास कितना बचा, 4,800 बचा, ठीक है, 4,800 बचा। ठीक, कह रहा है कि जो 2012 है 31 दिसंबर 2012 को जो डेटर्स है उसकी वैल्यू 80,000 रुपये है और हर साल 5% प्रोविजन तैयार करना है। तो इस साल क्योंकि ये 6,000 जो प्रोविजन था ये पहले का था, 1 जनवरी 2012 को अगर प्रोविजन शो कर रहा है इसका मतलब पिछले साल का बनाया हुआ प्रोविजन है। और ड्यूरिंग द ईयर 1,200 का नुकसान भी हुआ, तो 6,000 में से हमने 1,200 निकाल दिए। अब हमारे पास कितना बचा है प्रोविजन, 4,800 रुपये का भी प्रोविजन हमारा बचा ही बचा है। और इस साल भी हमें 5% नुकसान होने की उम्मीद है, ठीक है। 80,000 का 5% कितना होता है, 4,000 होता है। और ऑलरेडी हमने 4,800 हमारे पास बचा हुआ है, तो 4,000 नुकसान होने की और उम्मीद है। तो मुझे आप बताइए अगर 4,000 नुकसान होने की और उम्मीद है तो 4,000 को और माइनस कर दीजिए इसमें से। अब हमारे पास कितना बचा, 800 बचा, यही 800 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और ये जो 800 होगा ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारे लिए फ़ायदा है ना, ये बच गया हमारे पास, ठीक है, ये यूज नहीं हुआ। तो ये जो हमारा ऑप्शन डी जो यहाँ पे कट गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है PDF बनाने में, तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है जो कि 800 रुपये है ना। 800 रुपये इसका राइट आंसर है। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। हमने जो बताना था मैंने बता दिया, आप सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि क्या है इसकी मेन चीज़, ठीक है। देखिए सेम वही बात है, बैलेंस कितना था प्रोविजन का 1 तारीख को बैलेंस था 6,000 रुपये, ठीक है, कितना था 6,000 रुपये था।
बैड डेब्ट्स ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, 1200 रुपये, 1200 लेस करना है। फिर हमको ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रोविजन बनाना है, 5% बनाना है। कितने का, डेटर्स का, तो 80,000 डेटर्स है, उसका 5% 4,000 हो गया। तो 4,000 और 1200 को जोड़ करके घटाइए या अलग अलग घटा दीजिए, बात एक ही है। तो इन्होंने जोड़ करके घटाया है, तो ये 5200 हो गया। इसको हम जब लेस करेंगे तो हमारे पास 800 रुपये का बैलेंस बचेगा। ये 800 रुपये हमारा क्या है, फ़ायदा है। और इस फायदे को हम कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में ले जाएंगे, क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 54 क्या है, व्हाट इज रिडक्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कार्ड। अगर पेड अप शेयर कैपिटल, अगर कोई कंपनी मान लीजिए है और वो पेड अप शेयर कैपिटल में रिडक्शन कर रही है, कमी कर रही है पेड अप शेयर कैपिटल में, तो उसको क्या नाम देंगे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, रिकॉग्निशन, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल। आप बीकॉम का एक अकाउंट का चैप्टर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी, उसको जा करके पढ़िए, ये वहीं से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी राइट आंसर है। जब भी हम किसी कंपनी के पेड अप शेयर में कमी करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी इंटरनली जो है वो खुद को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट धमाके पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट एंड एसेट्स इज नेवर रिड्यूस टू जीरो। ओहो, किस, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन दे दिया है। किस डेप्रिसिएशन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट सॉरी एसेट्स का अमाउंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता। स्ट्रेट लाइन मेथड में, डिमिनिशिंग मेथड में, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में, एन्युटी मेथड में। इसका सही जवाब है डिमिनिशिंग मेथड, ऑप्शन बी, है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में जीरो हो सकता है, लेकिन डिमिनिशिंग मेथड में पॉइंट में हो जाएगा, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। ये इस मेथड की खासियत है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। अच्छा, डिमिनिशिंग मेथड का एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको भी आप जान जाइए। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। 56 क्या है, कह रहा है एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹300 वॉज एक्सेप्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑफ ₹500 विच वॉज डिस्ट्रॉय बाई फायर, ₹200 नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस शुड बी डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। कह रहा है कि हमारे पास 500 रुपये का स्टॉक था जिसमें आग लग गई, सब कुछ जल करके नष्ट हो गया। हमने क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी बोली कि हम 500 रुपये का तो क्लेम मंजूर नहीं करेंगे, 300 रुपये तक का क्लेम हम आपको देने को तैयार हैं। अब बताइए, देना चाहिए था 500, लेकिन 300 रुपये तक का वो देने को तैयार है। इसका मतलब कितने का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है, 200 रुपये का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है। वो 200 रुपये एक बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा? ऑब्वियसली नुकसान होगा, क्योंकि वो जल करके खत्म हो गया है। उस नुकसान को, वो जो 200 रुपये का नुकसान है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, किस अकाउंट में दिखाएंगे? ऑप्शन ए स्टॉक अकाउंट, ऑप्शन बी ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी गुडविल अकाउंट। नॉर्मल सी बात है, स्टॉक वगैरह में नहीं दिखाएंगे भाई। जब जल करके खत्म हो गया है तो ऑब्वियसली बात है हमारा नुकसान हुआ, और नुकसान वाली चीज़ों को कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई देखेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं तो कोई शेयर नहीं करेगा, लोगों की नॉलेज नहीं बढ़ेगी, ठीक है, बहुत नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर चीज़ें क्या वही है। 57 देखते हैं, द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन द प्रॉफिट्स is 1/5 and his capital is ₹20,000. The new profit sharing ratio 3:1:1. The share of partners in total capital will be, है ना। कह रहा है कि अगर एक नया पार्टनर है जो कि 1/5 शेयर लेकर के आया है प्रॉफिट में, और वो कैपिटल भी बिजनेस में लगा रहा है, कितना कैपिटल लगा रहा है? 20,000 लगा रहा है ना, 20,000 रुपये कैपिटल लगा रहा है। तो बताइए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, तो बताइए कि कैपिटल जो है वो पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो देखिए, पूरे कैपिटल तो दिया नहीं है, सिर्फ नए पार्टनर्स का कैपिटल दिया है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नए पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ पे पूरे फर्म की कैपिटल हम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। ये मुझे बताइए, नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के आया है? 20,000, ठीक है। और ये 20,000 कितना हिस्से के लिए है? 1/5 शेयर के बराबर है। ये 20,000 कितने शेयर के बराबर है? 1/5 शेयर के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, पूरे फर्म का कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख हो गया। कितना हो गया? 1 लाख हो गया। अब इसी 1 लाख को जब हम न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो कि 3:1:1 है, तो 3 + 1 + 1 मतलब 3/5, 1/5, 1/5, है ना। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/5, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/5, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/5। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, 60,000, 20,000, 20,000। इस तरीके से हम पार्टनर्स में कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। At the time of dissolution, the loss of the business will be compensated first of all form. मतलब कि जब डिसोल्यूशन का समय होता है, जब नुकसान में जाता है बिजनेस, तो सबसे पहले हम उसको कहाँ से कंपनसेट करते हैं? क्या कैपिटल से कंपनसेट करते हैं, प्रॉफिट से करते हैं, पर्सनल रिसोर्सेज ऑफ पार्टनर
पार्टनर के पर्सनल रिसोर्सेज को बेच करके करते हैं या डोनेशन से करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है प्रॉफिट पे, हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा है, हम प्रॉफिट में से पहले हम नुकसान को कंपनसेट करेंगे, फिर बाद में अदर ऑप्शन को देखते हैं। 59 हो गया। 59 पे चलते हैं। द मीनिंग ऑफ रिटन डाउन वैल्यू इज, रिटन डाउन वैल्यू का मीनिंग क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, बुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, नॉन ऑफ द। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है उसका मतलब होता है कि जो हमारी बुक वैल्यू है उसी में से हम डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 60, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसमें कुछ भी दम नहीं है ना। डेप्रिसिएशन क्या कह रहा है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ₹2000 पर एनम 2000 रुपए के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो है 5000 है। स्क्रैप वैल्यू जो है 1000 है। स्पैन ऑफ लाइन मतलब पूरा यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल का है। तो बताइए एसेट्स की कॉस्ट क्या होगी? इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला के पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो होता है ना, अभी बता दूँ ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। ये जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो हमारा है ये हमारे कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट है। ये ऑलरेडी हमारा जो है कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंक्लूड होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो है ये हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स का क्या है? पार्ट है। ठीक है, ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होता है। ठीक, चलिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स, क्या फार्मूला होता है? COA, है ना, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई जो उसकी लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ। ये फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला को देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन का क्या फार्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, लाइफ, ये तमाम चीज़ उसके फार्मूले में आ जाते हैं। तब यहाँ पे देखिए कि अब क्या करेंगे, अब हम इसी फार्मूले पे रखेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारा वहाँ पर था, सॉरी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमको निकालना है। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ था? 2000, कितना दिया हुआ था? 2000 पर एनम दिया हुआ था, है ना, डेप्रिसिएशन दिया हुआ था। ठीक, और फार्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमको निकालना है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? मुझे याद है स्क्रैप वैल्यू 1000 दिया हुआ था। स्क्रैप वैल्यू हमारा कितना था? 1000। यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स की थी। ठीक, अब बताइए, अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। जब आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 21,000। कितना आ जाएगा? 21,000। अब मुझे आप बताइए, मैंने आपको एक बात बताया था क्वेश्चन के शुरू में कि जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज होता है वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड होता है। ठीक है, तो कितना इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस था? 5000, वो इसी 21,000 में ऐड है। तो हमको अगर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स की वैल्यू जाननी है तो क्या करेंगे? जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इसमें ऑलरेडी ऐड है उसको लेस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो आइए उसको लेस करते हैं। 5000 को लेस कर दीजिए, कितना आएगा? 16,000 आएगा ना? बोलो। हाँ सर आएगा। ठीक है, 16,000 आएगा। ठीक, अब आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या 16,000 दिया था क्या ऊपर? क्या यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 16,000 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखिए ऑप्शन बी 16,000 है, यही हमारा राइट आंसर है। तो इसका फॉर्मूले पे रखिए, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। इस पर रखेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालना है तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स को एक्स मान लीजिए, एक्स की वैल्यू पुटअप करिए, 21,000 आएगा। फिर देखिए इस बात को ध्यान में रखिए कि जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज होता है वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ एसेट्स में जुड़ा होता है, उसको भी 21,000 में से माइनस करिए तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स आ जाएगी जो कि है 16,000। ठीक है, आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस बार इस वीडियो में न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा था, इसलिए आपसे मेरी प्रेयर है, प्रार्थना है कि आप लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा मेहनत करिए क्योंकि यही एग्जाम के कट ऑफ को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।